नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे दौर में चलेंगे जो बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा समय जब हमारे संविधान को मतलब हमारे देश की बुनियाद को बड़े पैमाने पर बदल दिया गया और फिर कुछ ही वक्त बाद उस बदलाव को ही बदलने के लिए एक और बड़ा बदलाव लाया गया। ये कहानी है 42वें और 44वें संविधान संशोधनों की रस्साकशी की। अब सोचने वाली बात है ना कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कोई देश अपनी सबसे बुनियादी किताब अपने संविधान को इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है और फिर सिर्फ 2 साल के अंदर ही उस बदलाव को पलट भी कैसे सकता है। यही वो संवैधानिक दांवपेच था जिसने भारत के लोकतंत्र पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। ठीक है, तो इन संशोधनों की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर के राजनीतिक माहौल को समझना होगा जिसमें इन सब की नींव पड़ी। और इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी से। जून 1975 में सरकार ने आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। पूरे 21 महीने तक देश इमरजेंसी के दौर से गुजरा और इसी असाधारण माहौल में एक बहुत बड़े संवैधानिक बदलाव की जमीन तैयार हो रही थी। उस वक्त एक नारा बहुत मशहूर हुआ था, लोकतंत्र जेल में है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये उस दौर में आम लोगों की भावना को दिखाता था जब देश में एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल और विपक्षी आंदोलन चल रहे थे। तो चलिए अब सीधे आते हैं एक्शन पर, यानी 42वें संशोधन पर। ये बदलाव इतना बड़ा और इतना व्यापक था कि इसे खास नाम ही मिल गया। इसे कहा गया मिनी संविधान, और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। इसमें इतने सारे बदलाव किए गए, इतने सारे कि ये सच में अपने आप में एक नया छोटा संविधान ही लगने लगा था। एक ऐसा बदलाव जो भारत के शासन की मूल संरचना को ही बदल रहा था। ये सिर्फ कानूनी हेरफेर नहीं था, ये वैचारिक बदलाव भी थे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। और इतना ही नहीं, पहली बार नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का एक पूरा का पूरा नया चैप्टर संविधान में शामिल किया गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जो सबसे सीधे असर पड़े उनमें से एक था लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल, जो पहले 5 साल का होता था उसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अब जरा सोचिए इसका असर कितना बड़ा था। इसके अलावा शक्तियों का जो संतुलन था उसे भी बदला गया। शिक्षा, वन और जनसंख्या नियंत्रण जैसे बहुत जरूरी विषय जो पहले राज्यों के अधिकार में थे, उन्हें राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसका सीधा सा मतलब था कि अब केंद्र सरकार भी इन विषयों पर कानून बना सकती थी, यानी सत्ता का पलड़ा साफ तौर पर केंद्र की तरफ झुक गया। इस संशोधन का एक और बड़ा मकसद था कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना। राष्ट्रपति के लिए ये कानूनी तौर पर जरूरी कर दिया गया कि वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह को मानेंगे ही मानेंगे। और सबसे बड़ी बात, अदालतों से संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करने का हक ही छीन लिया गया। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। इमरजेंसी खत्म हुई, देश में चुनाव हुए और नतीजों ने सबको चौंका दिया। और एक नई सरकार आई जिसे बदलाव लाने का जनादेश मिला था। जो नई जनता पार्टी सरकार आई उसका सबसे बड़ा वादा ही यही था कि वो 42वें संशोधन के जरिए किए गए बदलावों को पलटेगी। और इसी वादे को पूरा करने के लिए लाया गया 44वां संशोधन, जिसका एक ही मकसद था, संविधान के बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करना। तो सुधार की शुरुआत हुई सबसे जरूरी चीज से। इमरजेंसी लगाने का आधार ही बदल दिया गया। आंतरिक अशांति जैसा एक गोलमोल शब्द जिसका कोई भी मतलब निकाला जा सकता था, उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह जैसा एक बहुत ही ठोस और स्पष्ट शब्द लाया गया, ताकि भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन हो जाए। सुधार के सबसे पहले कामों में से एक था लोकतंत्र के पहिए को वापस पटरी पर लाना। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल जिसे 6 साल किया गया था, उसे तुरंत वापस 5 साल कर दिया गया। भविष्य में सत्ता के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कई नए सेफ्टी वाल्व्स भी लगाए गए। पहला, अब इमरजेंसी लगाने के लिए पूरी कैबिनेट की लिखित सलाह जरूरी होगी। दूसरा, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वो कैबिनेट की सलाह को एक बार फिर से सोचने के लिए वापस भेज सकते हैं। और हाँ, मीडिया की आज़ादी को भी संवैधानिक सुरक्षा दी गई। 44वें संशोधन ने नागरिकों की आज़ादी के लिए सबसे मजबूत ढाल तैयार की। ये पक्का किया गया कि 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें इमरजेंसी के सबसे बुरे दौर में भी कभी भी सरकार छीन नहीं सकती।
और वो अधिकार थे अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिले अधिकार, यानी जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये तय हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये दो अधिकार हमेशा नागरिकों के पास रहेंगे। ये एक तरह से हमारे लोकतंत्र की आत्मा को बचाने जैसा था। तो इस पूरी संवैधानिक रस्साकशी का, इस खींचतान का आखिर में नतीजा क्या निकला? इसकी विरासत क्या रही? चलिए इसका सार देखते हैं। इस पूरे दौर का नतीजा ये हुआ कि हमारा संविधान कमजोर होने के बजाय पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीला होकर उभरा। इसमें वो जरूरी सुरक्षा उपाय जुड़ गए जो ये पक्का करते हैं कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और सत्ता का मनमाना इस्तेमाल न हो सके। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर किसी संविधान का असली रखवाला कौन है? क्या सिर्फ किताब में लिखे हुए शब्द, या फिर उन शब्दों की आत्मा को जिंदा रखने वाली लोगों की राजनीतिक इच्छा शक्ति? इस पर जरूर सोचिएगा।